ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा और अभी हम मैथ्स के जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है वेक्टर सदिश। आरबीएससी की क्लास होगी ये, तो पूर्ण रूप से अपन इसमें हिंदी में बात करेंगे। सारे जो टर्म्स हैं वो हिंदी में इसमें नोट किए जाएंगे। तो वेक्टर जो है वो टॉपिक पढ़ाने के पीछे रीज़न है 3D को अच्छे से समझना, क्योंकि 3D बिना वेक्टर के समझ में आएगी नहीं। और 3D और वेक्टर आरबीएससी के सिलेबस में एक साथ आती है, सीबीएसई के सिलेबस में भी साथ ही आती है। सेम ही चीज़ है ये। तो वेक्टर टॉपिक अपने स्टार्ट करना है आज से। वेक्टर टॉपिक के ऊपर भी हम 3 से 4 वीडियोस बनाएंगे और इसके क्वेश्चंस हम कंपटीशन लेवल के भी करेंगे, बुक के भी करेंगे। बुक के क्वेश्चन हम लास्ट में ही करते हैं क्योंकि ज़्यादातर वो ईजी होते हैं। कंपटीशन के क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, क्या तरीका रहता है उनके आने का, और एक्चुअली वेक्टर का जो बेस समझना है वो इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इसका बेस अगर समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक हमारा वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर जो टॉपिक है, हमने वेक्टर हम फिजिक्स में हम बहुत पढ़ते हैं, फिजिक्स में हमारे बहुत काम का है। मैथ्स भी इससे साथ साथ ही चलती है और मैथ्स और फिजिक्स दोनों साथ ही चलेंगे हमारे। तो वेक्टर होता क्या है हम अच्छे से जानते हैं, कि हम 11वीं 12वीं में पढ़ते आ रहे हैं अच्छे से इसको, कि वेक्टर क्या है। वेक्टर एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या मिलेगा, हमें दिशा भी मिलेगी। यानी कि हमें उसका परिमाण भी मिलेगा और साथ साथ हमें क्या मिलेगी, उसकी दिशा मिलेगी। अकेली सिर्फ और सिर्फ दिशा नहीं मिलेगी, परिमाण और दिशा दोनों साथ मिलेंगे। तो अगर कोई एक ऐसी राशि है जिसके हमारे पास परिमाण के साथ साथ, परिमाण तो देखो हमें प्राप्त होता है हर राशि का, उसके साथ साथ अगर हमें उसकी दिशा भी मालूम पड़ जाती है तो उस राशि को हम क्या बोलेंगे, हम वेक्टर राशि बोलेंगे। और जैसे कि हमें फिजिक्स में पढ़ते हैं, वेग जो है वो वेक्टर होता है, हमारा सदिश होता है। क्यों? क्योंकि वेग के अंदर हमें दिशा का भी क्या होता है, ज्ञान होता है। वेग के अलावा विस्थापन जो होता है वो भी क्या होता है हमारे पास में, सदिश राशि होती है। क्योंकि अगर अपन दूरी की बात करें, दूरी एक सदिश राशि नहीं है, लेकिन विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। यही फ़र्क है दूरी और विस्थापन में। उसके अलावा त्वरण हो गया, उसके अलावा बल हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर में दिशा का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेक्टर एक तरीके से दिशा ही है। सारी चीज़ें जो बात करेंगे अपन दिशा के ऊपर इंपॉर्टेंट होगी। जैसे हमें यूजुअली हम ए बी लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम ए बी वेक्टर बोलेंगे। ए बी वेक्टर का मतलब है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए से लेकर बी पॉइंट तक अगर ये जा रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर। तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो दिशा है वो ए से बी की ओर है। अगर अपन यही से सेम चीज़ हम बी ए लिख दें तो ये इसकी दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यानी कि वो किस साइड आ जाएगा, ए बी से ए की तरफ आ जाएगा। तो सारी चीज़ें इसके अंदर दिशा की हैं। तो वेक्टर की परिभाषा हम फिर से बात बात करेंगे वेक्टर की परिभाषा के ऊपर। तो कुछ भी नहीं है इसकी परिभाषा। परिभाषा वही है कि एक ऐसी राशि जिसका हमें क्या प्राप्त हो, मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण के साथ साथ क्या प्राप्त हो, दिशा भी प्राप्त हो। परिमाण क्या होता है, परिमाण पर अच्छे से जानते हो, वैल्यू निकालना, उस चीज़ की वैल्यू निकालना आप अच्छे से निकालते हैं। कोई भी हमारे पास राशि दी हुई है उसकी परिमाण कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है हमारे पास, मान लो, तो इसका परिमाण कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका क्या निकल जाएगा, परिमाण निकल जाएगा। ठीक है। तो अगर किसी भी राशि का परिमाण और दिशा दोनों प्राप्त हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, बहुत ही ईजी सी डेफिनेशन है इसकी वेक्टर की, कि ऐसी कोई भी राशि जिसकी हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी प्राप्त हो उसे हम बोलेंगे वेक्टर। उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। जैसे कि हमारे पास में मैंने एक एग्जांपल दिखा रखा है, ए से बी की तरफ कौन सा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, स्मॉल ए वेक्टर है। तो इसका मतलब है ये किस साइड जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है भाई, यानी कि ए से बी की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको बी ए लिख देता तो ये हो जाता माइनस ए वेक्टर। क्या हो जाता है ये, माइनस ए वेक्टर। माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ दिशा ही होती है कि उसकी क्या चेंज हो जाएगी, हमारे पास में दिशा चेंज हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। तो वेक्टर में सारी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दिशा के ऊपर। वेक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि वेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो टर्म्स आएंगी 3D की टर्म्स आएंगी, और जब अपन 3D पढ़ेंगे तो 3D के अंदर जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो हम बेस जो इसका यूज़ करेंगे वो वेक्टर का यूज़ करेंगे। इसीलिए हम वेक्टर को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। और जो 12th क्लास के टॉपिक है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो वेक्टर और 3D ही है। क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके बेस के ऊपर आते हैं। ऑलवेज जो क्वेश्चन आते हैं वो सोचने वाले आते हैं, कभी भी कोई सीधा क्वेश्चन नहीं आता। जैसे हमारा कैलकुलस है, कैलकुलस में सीधी सीधी क्या आती है, हमारे पास में कैलकुलेशन आती है। नॉर्मल क्वेश्चन करके हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन भले ही हार्ड आ जाए, लेकिन इसमें कैलकुलेशन के साथ साथ इसका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिक यहाँ नहीं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सब में तंग करता है। तो वेक्टर 3D 2D, एक्चुअली ये टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से पॉइंट से। पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, फिर जो 2D है, उसके बाद में वेक्टर 3D, ये सारा चीज़ एक ही है और इनको एक साथ ही पढ़ाना चाहिए। क्योंकि 11 से 12 तक बच्चे टॉपिक को लेते लेते उसमें बहुत सारी चीज़ भूल जाते हैं।
तो अगर एक साथ पढ़ाया जाए तो मेरे हिसाब से टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए हमें पॉइंट से, और पॉइंट हमारा स्टार्ट हो जाता है 10th क्लास के अंदर। हम स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट, पॉइंट के बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद हम पढ़ते हैं जिसकी 2D जिसको अपन बोलते हैं, 2D के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं जैसे पैराबोला आ गया और हाइपरबोला आ गया, एलिप्स आ गया, सर्किल आ गया, बहुत सारी चीज़ें हम 11th में पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर 12th स्टार्ट होती है। 12th में वही सारी चीज़ हम पढ़ेंगे लेकिन 3D के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि अब हमारा जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाएगा। अभी तक हम सिर्फ 2 डायमेंशन की बात कर रहे थे, एक तरीके से इसको स्पेस मान लो आप कि ये हमारा अभी तक हम सिर्फ इसी में बात कर रहे थे इसके अंदर ही, या फिर हम इसको मान लें अगर एक्स और वाई तो हम सिर्फ और सिर्फ ही फर्श के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन अब हम जिसके बारे में बात करेंगे स्पेस की भी हम क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा ये वेक्टर और 3D के अंदर हम स्पेस की बात करेंगे। तो क्या है ये, वो सारी बातें हैं। अब हम वेक्टर के टाइप पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे ये काम आएंगे, टर्म्स जहाँ भी काम आएंगे वहाँ यूज़ करेंगे अपन इनको। टॉपिक इसके अंदर अब इकाई सदिश से स्टार्ट करेंगे। देखो वैसे तो स्टार्ट होता है, जीरो वेक्टर भी होता है लेकिन सारी चीज़ मैग्नीट्यूड और उसकी वैल्यू के ऊपर है। इकाई सदिश होता क्या है, जगह जगह ये टर्म यूज़ होगा, सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ये टर्म इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर, जिसको हम हाँ जी। तो यूनिट वेक्टर की बात हम करेंगे। यूनिट वेक्टर होता क्या है, इसको हम ए कैप से डिनोट करते हैं, ए कैप से डिनोट करेंगे इसको हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ए कैप। यूनिट वेक्टर बहुत ही इजी है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन बोलती है इसकी, और डेफिनेशन से इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए वेक्टर और ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर और ए वेक्टर का परिमाण हमारे पास में क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। यानी कि वापस समझे अपन, ए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर जो भी अपने पास वेक्टर दिया हुआ है वो और उसके परिमाण का अनुपात, वो हमारे पास यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यहाँ अपन क्या करें, इस यूनिट वेक्टर, इस जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, उसकी वैल्यू हम 1 कर दें। कितनी कर दें हम, 1। तो ए कैप और ए आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ए कैप और ए आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखो तो क्या बात कर रहे हैं हम कि अगर एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण इकाई हो, जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो, तो उसे हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो। और परिमाण कैसे निकालते हैं वो मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो, जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। यानी कि ए कैप की डेफिनेशन एक्चुअली होती है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस, यानी कि ए वेक्टर और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अनुपात जो कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, ए कैप। यहाँ पर ए वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू मैं 1 कर दूं, यानी कि इकाई, क्या बोलेंगे हम, इकाई मैग्नीट्यूड, सॉरी इकाई, इकाई परिमाण वाला जो सदिश होता है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। और इसके नाम से ही इसकी बात स्पष्ट हो रही है। देखो नाम से मैं इसकी डेफिनेशन बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि ज़्यादातर जो टर्म यूज़ होती है वो टर्म हमारी इकाई सदिश में ये यूज़ होएगी भाई, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण। इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो वो इकाई सदिश कहलाता है। बहुत ही सटीक डेफिनेशन है, लेकिन यूज़ जो होएगी वो यही होएगी कि ए वेक्टर, ए जो कैप है, ए कैप इजिकल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस, ये यूज़ होगी सबसे ज़्यादा। इसीलिए हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते, डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, मैथमेटिकली भी समझना इसको बहुत ज़रूरी है कि ए कैप इजिकल टू, जो ए कैप है, ए कैप इजिकल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि इकाई परिमाण वाला सदिश, जिसकी इकाई परिमाण वाला सदिश क्या कहलाएगा, हमारा इकाई सदिश कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। शून्य सदिश बहुत ही इजी सी बात है, अगर यूनिट वेक्टर क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य सदिश बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही, जिसे उसकी डेफिनेशन उसके नाम से स्पष्ट हो रही है। इकाई सदिश के लिए मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, शून्य सदिश के मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब ये जो मैंने यूनिट वेक्टर की बात करी थी, वहाँ अपने पास जैसे कि मैं एक्स वाई जेड एक्सिस ले लूँ, एक्स वाई और जेड, इसको आप मान लो कोई भी एक्सिस मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। तो इन सदिश के समांतर जो प्रक्षेप होगा, जैसे कि एक्स अक्ष की दिशा के समांतर जो होगा उसे मैं बोलूंगा आई कैप। क्या बोलूंगा हम उसको, आई कैप, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, वो क्या कहलाएगा, मेरा आई कैप। वाई अक्ष की दिशा में जो मेरा सदिश होएगा, वाई अक्ष के समांतर जो सदिश होएगा मेरा, उसे मैं बोलूंगा जे कैप। और जेड अक्ष के समांतर जो सदिश होगा उसे क्या बोलूंगा मैं, के कैप। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में उसकी क्या रिश्ते होंगे, क्या संबंध होएगा, उसका क्या रिलेशन होएगा, उसको मैं आई जे के से डिनोट करूंगा। जैसे अपने पास में मैंने लिख लिया 2i + 3j,
यानी कहने का मतलब है वो एक्स एक्स की दिशा में तो वो 2 जा रहा है और वाई एक्स की दिशा में कितना कितना जा रहा है, वो 3 मैग्नीट्यूड तक वो जा रहा है। आई जे के का मतलब है वो किस दिशा के अंदर जा रहा है, यानी कि मैंने अगर मान लो ऐसे लिख लिया 3J+4K, यानी कि उसका आई कैप क्या हो गया 0, यानी कि वो जो एक्स अक्स है उसकी दिशा में उसका जो जो प्रक्षेप है, जो प्रोजेक्शन है, वो क्या हो जाएगा हमारा 0। जो आई एक्स है, सॉरी एक्स अक्स है, उसकी दिशा में जो हमारा सदिश होएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि वाई और जेड एक्स की दिशा में। कहने का मतलब है जो हमारा वेक्टर होता है वो उसकी संपूर्ण जानकारी हमें आई जे के थ्रू ही मिल पाती है। आई जे के क्या है, एक्स वाई जेड एक्स की दिशा में जो इसके सदिश हैं वो उसकी दिशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आई जे के टर्म है वो बहुत यूज होएगा वेक्टर के अंदर। अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं इसकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास आ रहा है स्थिति सदिश, यानी कि पोजीशन वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। इसको ऐसे समझो भाई, पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए मेरे पास ये आ गया कोई एक छोटा सा फ्रेम आ गया। ये इसका मूल बिंदु है ओ, ये बी है, ये ए है, ठीक है। बी को मैंने बी वेक्टर मान लिया, स्मॉल बी वेक्टर मान लिया, ए को मैंने स्मॉल ए वेक्टर मान लिया। तो जो ए बी दूरी होएगी मेरे पास, कौन सी दूरी होएगी, ए बी जो दूरी होएगी वो कैसे होएगी, ए बी दूरी होएगी मेरे पास में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर ए बी जो दूरी होएगी वो क्या होएगी, ए वेक्टर माइनस बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ठीक है। वो मेरे पास क्या कहलाएगी, ए बी वेक्टर। और ये किस रूल से आ रही है वो रूल मैं आपको बताऊंगा। वो रूल, दो रूल आएंगे, उस रूल के थ्रू ये आया है। देखो सारा कुछ, ये जो सारा कुछ आया है आपके पास में, ये एक रूल के थ्रू आया है। वो रूल बताएंगे आपको कि वो रूल क्या है अपने पास में। कि जैसे ये मूल बिंदु है 0 0 0, ये ए की स्मॉल स्थिति सदिश है ए वेक्टर, बी का स्थिति सदिश है बी वेक्टर। तो ए बी जो स्थिति सदिश है वो क्या कहलाएगा, उल्टा हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, वो क्या कहलाएगा मेरा ए बी वेक्टर कहलाएगा। बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश वो क्या कहलाएगा मेरा ए बी वेक्टर कहलाएगा। स्थिति सदिश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पोजीशन जो इसको वेक्टर हम बोलते हैं वो अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके अलावा व्युत्क्रम सदिश क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम सदिश देखो वही डेफिनेशन वापस आ जाओ, ए कैप वाली। ए कैप वाली डेफिनेशन है वो क्या थी मेरे पास में, सदिश और सदिश का परिमाण। यहाँ से इसको ले आओ आप नीचे तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए कैप अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए कैप अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम सदिश कहलाएगा। और इसमें भी अपन कह सकते हैं कि इकाई अनुपात वाले, सॉरी इकाई परिमाण वाला अगर कोई सदिश, इकाई परिमाण वाला सदिश जिसका ये ए कैप यानी कि इकाई सदिश, ये ए वेक्टर की वैल्यू मैं 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कैप आ जाएगा। यहाँ से वही डेफिनेशन निकल के आती है। तो ये इसके टाइप बता दिए मैंने थोड़े से वेक्टर के बारे में। जैसे वेक्टर की डेफिनेशन बताई कि एक ऐसी भौतिक राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों प्राप्त हो। फिर मैंने इकाई सदिश बोली कि जिसका जो परिमाण है वो 1 होगा, वो क्या कहलाएगा, इकाई सदिश बोलेगा। शून्य सदिश बताया मैंने, आई जे के बारे में आपको बताया। स्थिति सदिश के बारे में बताया, यानी कि ए बी वेक्टर की अगर बात करें तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा। व्युत्क्रम सदिश की बात करें तो ये सदिश के हमारे पास क्या हो गए, टाइप हो गए, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के जो भी टाइप है वो हो गए। अब 3D के अंदर ये किस प्रकार से यूज़ होता है मैंने बताया था। जैसे कि अपने पास दिया हुआ है कोई फ्रेम है मेरे पास में, ठीक है। अब इस फ्रेम के अंदर ये एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है और वहाँ पर A1 A2 A3 हैं। तो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बोलूँगा A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। कहने का मतलब है आई की साइड में जो आई एक्स एक्स की दिशा में जो हमारे पास प्रक्षेप है, प्रक्षेप का मतलब समझो, देखो ध्यान से कि जैसे कि ये है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर है A1 A2 A3, तो यही तो हो जाएगा, यही तो दूरी हो जाएगी मेरे पास में, ठीक है। इसकी बात मैं कर रहा हूँ कि ये जो दूरी हो जाएगी वो है A1, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस जिस तरीके से है, तो ए जो डिस्टेंस थी, A1 डिस्टेंस थी आई की एक्स एक्स की दिशा में, वाई एक्स की दिशा में A2 डिस्टेंस थी और जेड एक्स की दिशा में A3 डिस्टेंस थी। तो इस प्रकार से हमारे पास वेक्टर क्या बना, ए कैप इजिकल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड लेना बहुत ही ईजी है कि अनरूट के अंदर तीनों को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो एक तरीके से वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो वेक्टर एक्चुअली उसकी पूरी पोजीशन बताता है कि वो जो एक्चुअली हमारे पास में जो सदिश है वो उसकी दिशा, उसकी स्थिति कहाँ पर है, किस तरीके से वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये सब बताता है। यहाँ पर अब योग के 2 नियम आएंगे। और जो पोजीशन वेक्टर में आपको समझा रहा था कि वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैसे आया, वो इस तरीके से आएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं ट्राइंगल रूल समझाता हूँ आपको।
दो रूल हैं इसके, एक तो है समांतर चतुर्भुज का नियम और एक है त्रिभुज का नियम। बहुत ही ईजी है दोनों नियम। ट्रायंगल रूल देखो, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ये ईजीली है समझना इसको। जैसे कि मान लो ट्रायंगल है, इसको मैं मूल बिंदु बोल रहा हूँ ओ, ठीक है। और चलो इसको ए बोल दो, इसको ओ बोल दो, इसको बी बी बोल दो अपने पास में। तो ये डिस्टेंस मैं मान लूँ ए वेक्टर, और ये डिस्टेंस मैं मान लूँ बी वेक्टर। मान लेते हैं अपन कि ये जो डिस्टेंस है वो ए वेक्टर है, ये डिस्टेंस है बी वेक्टर, ठीक है। तो देखो इसको अपने से समझेंगे, इसको एक बार वापस समझते हैं। ये इस तरीके से है, ठीक है। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये ओ ए और बी, ये ऐसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो इसकी जो दिशा होगी वो इसके ऑलवेज क्या होगी, अपोजिट। इसके क्या होगी, सॉरी, ऑलवेज क्या होगी, अपोजिट होगी। कभी भी ऐसे नहीं होगी जैसे कि ये इस तरीके से जा रहा था, एक दिशा इधर जा रही थी, एक दिशा इधर जा रही थी, तो इसकी दिशा इसकी क्या होगी, अपोजिट होगी, तभी ये क्या होएगा, पॉजिटिव। और ये जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब है, इसको ऐसे समझो आप, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इसकी दिशा इसके क्या होगी, अपोजिट होगी भाई। ये ऐसे जाते हुए ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तब जाके ये कहलाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ये फर्ज करो ऐसे होता तो ये माइनस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाता। ये क्या कहलाएगा, मेरा त्रिभुज नियम कहलाएगा। त्रिभुज नियम और समान चतुर्भुज नियम के ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे। वो भी देखो, अब समांतर चतुर्भुज के ऊपर देखो कि ये मान लो ओ ए है, वो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, ठीक है। तो ये एक तरीके से त्रिभुज नियम ही लग गया इसके ऊपर। तो ये इस साइड जा रहा है, फिर ये इस साइड जा रहा है, तो इसके अपोजिट ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कि इसके किस पे होगा, विकर्ण के ऊपर स्थित होगा। वैसे ये इसको समांतर चतुर्भुज के नियम को बोलते कैसे हैं कि अगर समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं, अगर समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं, ए वेक्टर, दो क्रमागत सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका विकर्ण उनके उसका जो विकर्ण होगा उनके योग को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और उसकी दिशा किस कैसे होगी, उसकी क्या होगी, विपरीत होगी। और इसी प्रकार अगर त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं, दो कर्मागत भुजाएं दो सदिशों को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, तो जो तीसरी भुजा है वो उन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा, और उसकी दिशा उसके क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, बहुत ही इजी सी बात है। वापस रिपीट कर देता हूँ कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों को रिप्रेजेंट करती हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उन दोनों के योग को रिप्रेजेंट करेगी, और उसकी दिशा उसके क्या होगी, विपरीत होगी। समांतर चतुर्भुज में भी सेम यही है कि समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं दो स्थिति सदिशों को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये दो सदिशों को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उसका विकर्ण उनके योग को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इस तरीके से इसके ऊपर मैंने दो आपको नियम बता दिए, समांतर चतुर्भुज का नियम और त्रिभुज का नियम। इसको समझने के लिए देखो, वापस मैंने इसमें एग्जाम 2-3 स्टार लिए हैं, और ये थोड़े इसके नोट भी लगा लो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं अपने पास में। इस तरीके से है कि ए वेक्टर मान लो इधर जा रहा है, ठीक है, बी वेक्टर मान लो इधर जा रहा है, तो सी वेक्टर जो मान लो अगर इधर जा रहा है, तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके लिए मैंने क्या बोला कि इसकी दिशा क्या होनी चाहिए। एक तो ये बात बोली कि ये जो सी वेक्टर की वैल्यू होगी इन दोनों के किसके बराबर होगी, योग के क्या होगी, बराबर। और इसकी जो दिशा होगी, देखो इसकी दिशा इस साइड है, इसकी इस साइड है, इसकी दिशा इसके विपरीत होगी। यानी कि अगर ऐसे दी हुई है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि इधर तो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इधर जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर के बराबर इन दोनों का योग आना चाहिए, तो योग तो आ जाएगा, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर ही माइनस में हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कब, जब उनकी दिशाएं एक ही तरफ चल रही हैं, जब उनकी दिशाएं क्या चल रही हैं, एक ही तरफ चल रही हैं। ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, ये मान लो सी वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो इसको ऐसे समझते हैं अपन कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तीसरी भुजा इसके क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है, और इनके योग के बराबर होगी। अब इसको मैं इधर उठा के ले जाऊंगा वापस, तो इधर तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको इसकी वैल्यू सी वेक्टर है ना, ये सी वेक्टर, इधर बराबर क्या बचेगा हमारे पास में, क्या बचेगा, बराबर जीरो बचेगा। तो इस तरीके से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो कि मान लो कोई त्रिभुज है अपने पास में, ठीक है, और ये इधर ए वेक्टर, ये इधर बी वेक्टर, इधर सी वेक्टर, ये इसकी क्या है, माध्यिका। अब यहाँ पर माध्यिका की डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए। माध्यिका एक ऐसी भुजा होती है
जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाती है, सामने वाली भुजा के किस पे जाती है, वो मध्य बिंदु पे जाती है। तो यानी कि ये पॉइंट अगर मैं डी बोल दूं तो ये और ये आपस में क्या होगी, बराबर, यानी कि बी डी बराबर क्या होगी, डी सी। अब आप देख के चलो कि मान लो ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो अगर इसकी दिशा की मैं बात करूं तो इसका और इसका योग इसकी दिशा के, यानी कि ए डी की वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, सीधी सी बात है। ये ए वेक्टर मान लूँ मैं, यहाँ से ये मैं मान लूँ बी डी वेक्टर मान लूँ, तो इसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। ए डी वेक्टर की दिशा ऐसे, देखो वापस समझते थोड़ा बड़ा बना के इसको, इसकी दिशा ऐसे है, इसकी दिशा ऐसे है, तो ए डी वेक्टर इसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, इसकी दिशा हमारे पास में होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। तभी तो ये बराबर होगा, तभी तो क्या होगा, ये ए डी वेक्टर बनेगा। और इसमें इधर भी बात करें अगर अपन, तो इसकी दिशा अगर ऐसे है, इसकी दिशा अगर ऐसे है, तब जाके इसकी दिशा कैसे होगी, ए डी वेक्टर होगी। तो इन दोनों की योग के बराबर ए डी वेक्टर होएगा, और इन दोनों के योग के बराबर भी क्या होगा, ए डी वेक्टर होएगा, ठीक है। तो इसको अपन पूरा समझते हैं कि माध्यिका टू ए डी के बराबर कैसे आएगी, एक सेकंड। तो देखते हैं इसको कि हमारे पास में एक इस टाइप से ग्राफ बना, ए बी सी, ठीक है, और ये हमारी माध्यिका हो गई, ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर। तो इधर से ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं डी बोल दूँ, तो इस अगर फर्स्ट नंबर त्रिभुज की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर, दिशा देख लो, दिशा का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस बी डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए डी वेक्टर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए डी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा कैसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ए डी वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करें तो ए सी वेक्टर, दिशा ऐसे है इसकी, इसकी दिशा ऐसे है, प्लस डी सी वेक्टर इजिकल टू ये भी क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, एक ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस डी सी इजिकल टू टू ए डी वेक्टर। ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ए बी वेक्टर ये रहा, ए सी वेक्टर ये रहा। अब देखो बी डी इधर जा रही है और डी सी इधर जा रही है, ठीक है। दो अगर मैं पूरी बी सी की मैं बात करूँ, पूरी किसकी बात करूँ मैं, बी सी की, तो इस डी सी को मैं क्या कर सकता हूँ, उल्टा कर सकता हूँ, माइनस सी डी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में बी डी माइनस डी सी बराबर टू ए डी, और आपको पता है बी डी बराबर क्या है, डी सी है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट ही हो गया, क्या बच गया, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास में, टू ए डी वेक्टर। यानी किसी त्रिभुज में जो उसका विकर्ण होता है वो उन दोनों भुजाओं के योग, उन दोनों भुजाओं के योग के दुगने के बराबर क्या, जो दोनों भुजाओं का योग है वो उसके, जो त्रिभुज दिया हुआ है हमें, उसके क्या हो जाएगा, उसके विकर्ण के दुगने क्या होएगा, बराबर होगा। इस तरीके से अपन को समझ में आया कि ट्वाइस ऑफ ए डी किस तरीके से है, ठीक है। सेम यही चीज़ अपन को एक त्रिभुज के अंदर दी हुई है, ये जी है, ये केंद्रक है, जी क्या है, इसका केंद्रक है, जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी बराबर जीरो। तो स्मॉल जी बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल जी अपन जानते हैं, स्मॉल ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्थिति सदिश है किसके, इसके शीर्षों के, शीर्ष ए शीर्ष बी और शीर्ष सी के। तो ऑलवेज याद रखना जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी, जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी, यानी कि जो केंद्र है उसके शीर्षों से दूरी ऑलवेज क्या होगी, इक्वल होगी, जीरो के बराबर होगी, यानी कि जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी। अब इसको प्रूफ कैसे करना है वो आप देख लेना, प्रूफ करना बहुत ही आसान है। जी ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था अगर जी ए बी वेक्टर स्थिति सदिश वाले में बात किया था कि ए बी वेक्टर क्या लिखते हैं हम, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इसी प्रकार से जी ए वेक्टर हम क्या लिखेंगे, जी वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर, फिर जी बी वेक्टर क्या लिखेंगे, जी वेक्टर माइनस स्मॉल बी वेक्टर, फिर जी वेक्टर माइनस स्मॉल सी वेक्टर। तो इस तरीके से हो जाएगा ये थ्री जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। और थ्री जी इसको इस ये रिजल्ट आप जानते हो, यहाँ से थ्री जी बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वहाँ मेरे पास माइनस का ए वेक्टर बी प्लस सी है ही, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी प्रकार से अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं हमारे पास में। अब सिर्फ हम क्वेश्चंस की बात करेंगे कि नॉर्मल इसकी जो पोजीशन वेक्टर है और जो दो त्रिभुज के नियम हैं और जो इसकी डेफिनेशन है उसके ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो मान लो मेरे पास एक समषटभुज है, मेरे पास क्या है, एक समषटभुज दिया हुआ है मेरे पास में। तो उस समषटभुज में, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा, उस समषटभुज में देखो इस तरीके से है,
ये समषटभुज है। इसके अंदर मेरे को एक तो ये दिया हुआ है स्मॉल ए वेक्टर, ठीक है, एक ये दिया हुआ है स्मॉल बी वेक्टर। पूछा मेरे से क्या क्या है, पूछा मेरे से है इसने सी डी वेक्टर पूछा है मेरे से, ठीक है, ई एफ वेक्टर पूछा है। अपने डायग्राम अपना बना हुआ मिलेगा आपको। सी डी वेक्टर दिया हुआ है, ई एफ वेक्टर दिया हुआ है, डी वेक्टर दिया हुआ है और एफ ए वेक्टर इसने पूछी। ये चारों चीज़ें इसने पूछी हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें, चूंकि ये समषटभुज है तो ए बी वेक्टर और ई डी वेक्टर इक्वल होगा। ए बी वेक्टर और ई डी वेक्टर इक्वल होगा, लेकिन मेरे को ई डी नहीं चाहिए, डी ही चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करें हम, बी सी वेक्टर और ई एफ वेक्टर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से ये भी, लेकिन ई एफ नहीं चाहिए, एफ ए चाहिए मेरे को, सॉरी ई एफ, हाँ ई एफ ही चाहिए। तो ये हो जाएगा, जैसे भी बी वेक्टर की दिशा मेरे पास में बी से सी की तरफ है, ई एफ वेक्टर की दिशा नीचे की तरफ है, तो माइनस का बी वेक्टर हो जाएगा मेरे पास में। और एक और अगर रिजल्ट की बात करें तो एफ ए वेक्टर के समांतर कौन सा दिया हुआ है मेरे को, सी डी वेक्टर दिया हुआ है। तो एफ ए वेक्टर और सी डी वेक्टर आपस में क्या होंगे, बराबर, लेकिन उनकी दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। अब बात करें अपने इस डायग्राम के ऊपर, तो अगर मैं इसको ध्यान देखें तो ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, जिसकी दो भुजाएं क्रमागत भुजाओं के रूप में ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, जो तीसरी भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आप त्रिभुज देखो एफ ए सी त्रिभुज देख रहे हो आप, सी एफ ए, ठीक है, ये इस तरीके से है। इसके अंदर मेरे को एफ सी दिया हुआ है मेरे को ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है, और ए सी दिया हुआ है मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मुझे फाइंड करना है एफ ए। आपको पता ही है कि इनकी जो दिशाएं हैं वो किस तरीके से हैं, ये प्लस ये, तो इन दोनों का योग इस तीसरे के क्या होगा। तो इस त्रिभुज के नियम अगर अपन इसके ऊपर लगाएं तो हमें मालूम पड़ता है कि एफ ए प्लस ए सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। और ए सी की वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी, एफ सी की वैल्यू पुट कर दी, उधर जाके आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अब ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अपने दिए हुए हैं। इन 5 क्वेश्चन के ऊपर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। कि डी ई एफ त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो हमें प्राप्त करना है ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। देखो चेक करते हैं इसको, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास में। तो देखो किस तरीके से दिया हुआ है मेरे पास में, एक तरीके से ए बी सी, ये इसके मध्य बिंदु हैं। कहने का मतलब एक चीज़ मुझे याद आ रही है यहाँ से, अगर ये इसके मध्य बिंदु हैं तो कि मैं इसमें कौन सी परिभाषा लगा सकता हूँ। मैं इसमें एक परिभाषा थी मेरे पास, क्या नाम है मेरी, माध्यिका वाली, वो परिभाषा लगा सकता हूँ कि ए डी बी ई और सी एफ क्या हो गई मेरे पास, माध्यिका हो गई। तो यहाँ से मैं ए डी के बराबर क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ इन दोनों भुजाओं का योग, यानी कि ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। इसी प्रकार से मैं बी ई के बराबर भी सेम यही चीज़ लिख सकता हूँ। बी ई के लिए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर जो भी है, ठीक है। और इसके बाद में तीसरी है सी एफ वेक्टर जो भी है, सी एफ वेक्टर। देखो भाई सी एफ वेक्टर की बात करके अपन करें तो सी एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ये दोनों बजाएं सी ए वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, ठीक है। अब मेरे को फाइंड क्या करना था, ए डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर प्लस जो भी है सी एफ वेक्टर। तो इन तीनों को ऐड अगर अपन करेंगे तो इधर हो जाएगा हाफ कॉमन आ जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ठीक है, प्लस सी ए वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। देखो सी ए और ए बी एक दूसरे के अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे, बी ए और ए बी कैंसिल हो जाएंगे, बी सी और बी ए कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगी वैल्यू 0, यानी कि ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ईजी सा क्वेश्चन था ये हमारा। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। देखो बना लेते हैं समचतुर्भुज हम, ए बी सी डी ये हमारा एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो अगर समचतुर्भुज है तो इसकी विकर्ण भी क्या होंगे, हमारे मध्य बिंदु पर समद्विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ए बी सी डी बना लिया। ओ पर मिलते हैं, किस पे मिलते हैं, ओ पर। तो मेरे को पूछा है ओ ए, देखो ओ ए ये रहा, ओ सी ये रहा भाई, ठीक है। ओ डी कहाँ है, इधर, और ओ बी कहाँ है, उल्टा। देखो ये चारों विपरीत हैं, ये चारों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मैं बात करूँ अगर ओ ए वैक्टर जो होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो माइनस ओ सी वैक्टर के बराबर होगा। और ओ बी जो वैक्टर होगा वो माइनस ओ डी के क्या होगा, बराबर होगा।
इन चारों को अगर अपन सम करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, 0। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। अल्फा वेक्टर दिया हुआ है x माइनस टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर 3 प्लस 2x ए वैक्टर माइनस टू वैक्टर। यदि अल्फा और बीटा सरेखीय हैं तो x की वैल्यू फाइंड करो। देखो जब कोई दो वेक्टर सरेखीय होते हैं तो आपको 11th क्लास में बताए थे कि सरेखीय होने की शर्तें क्या हैं। सरेखीय होने के लिए जो इनके अनुपात होते हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। a1/a2 इजिकल टू b1/b2 होगा। यानी कि कहने का मतलब मैं बात करूँ तो x-2/3 + 2x वो किसके बराबर होगा मेरे पास में, 1/-2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इजी पड़ेगा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 बिंदुओं के स्थिति सदिश मेरे को दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में तीनों बिंदुओं के स्थिति सदिश के बारे में क्या बोला हुआ है इसने अपन को, कि एक तो दिया हुआ है 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ये तीनों जो पॉइंट हैं वो सरेखीय हैं। कहने का मतलब है वो इस तरीके से सरेखीय हैं। तो मेरे को अल्फ़ा और लेमडा और इसकी म्यू की वैल्यू चाहिए। इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ, सी। एक वेक्टर तो दिया हुआ है आपको 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। एक दिया हुआ है ए वेक्टर माइनस 2b प्लस लेमडा सी वेक्टर। और एक दिया हुआ है म्यू ए प्लस 5b वेक्टर। करना क्या है, अगर सरेखीय हैं तो आप क्या करो, ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर के लिए मैंने क्या बताया था, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो भी था, ठीक है। और आप निकाल लो ए सी वेक्टर। क्या निकाल लो, ए सी वेक्टर यानी कि स्मॉल सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर को क्या कर दो, आप समांतर कर दो, यानी कि उनके अनुपात क्या कर दो, बराबर। यानी कि अगर आप ए बी वेक्टर निकालोगे, मैं एक बार एक निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। ए बी वेक्टर निकालोगे तो 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर माइनस हो जाएगा ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस लेमडा सी वेक्टर। यहाँ से आपको ए बी वेक्टर मिल जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 3 माइनस लेमडा जो भी आपको मिल जाएगा। इन दोनों का अनुपात लगा के आप लेमडा और म्यू की क्या निकाल लोगे, वैल्यू निकाल लोगे। इसी टाइप से आपको चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु पी पर मिलते हैं। डायग्राम मैंने बना रखा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण पी पर मिलते हैं। ओ एक ऐसा निश्चित बिंदु है जिसमें ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी और ओ डी की मेरे को क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, इसको ध्यान से समझो। हिंट मैं दे देता हूँ आपको, हिंट के लिए आप एक बार के लिए ध्यान से देख लो। तो हिंट मैं देता हूँ, देखो कि डायग्राम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ही है। डायग्राम में ही इसका आंसर छुपा है, वेक्टर के अंदर सारी चीज़ें डायग्राम के अंदर ही छुपी हैं। ए बी सी और डी ये इसके विकर्ण है अपने पास में, जो कि पी पर कट रहे हैं। कोई बाहर का कोई पॉइंट है ओ, जिसमें ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी मेरे को फाइंड करना है। इसको मैं पी से भी मिला रहा हूँ। इन चारों का मेरे को क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। आप जानते हो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, सम डिवाइड करते हैं अपन, ये बात अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना था, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी मेरे को फाइंड करना था। ये देखो ओ यहाँ पर है, ओ ए प्लस ओ बी। तो एक चीज़ देखो आप ध्यान से, अगर मैं बात करूँ त्रिभुज बी ओ डी की बात कर रहे हैं अपन, ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अगर ये त्रिभुज है तो ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये इसका ये विकर्ण हो गया और ये क्या हो गया, इसका विकर्ण मिड पॉइंट हो गया। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, इसका विकर्ण हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी कि 2OP बराबर क्या हो जाएगा, 2OP बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में वैल्यू, 2OP बराबर क्या हो जाएगा, OB प्लस OD। यही तो था डेफिनेशन विकर्ण के लिए, कि क्या था, ये प्लस इसका सम 2AD के बराबर था, यानी कि OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर। और अगर त्रिभुज की बात करें अपन, दूसरा त्रिभुज है OAC की बात करें, OAC, इसमें भी सेम टू सेम यही बात है। इस वाले के अंदर OAC, ठीक है। यहाँ से ये देखो, ये रहा आपका त्रिभुज, दिख रहा होगा आपको, ये रहा त्रिभुज आपका OAC। इसकी बात करें तो ये भी सेम टू सेम इसके लिए क्या हो गया, इसका माध्यिका हो गई इसकी। तो ये हो गया 2OP बराबर क्या हो जाएगा, OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर। अब मुझे इन चारों का सम चाहिए, तो इन चारों का सम करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 4OP वेक्टर के बराबर। तो इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये आपका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन था। तो ये वेक्टर की हमने बेसिक किए हैं आज, वेक्टर की बेसिक की है आज हमने।
और वेक्टर के बाद में अब बेसिक के बाद में इसका गुणनफल के बारे में बात करेंगे अपन की सदिश गुणनफल कैसे होता है, अदिश गुणनफल कैसे होता है, उसकी ज्यामितीय व्याख्या क्या होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू क्लास।